जब से शिखा शर्मा शिखर को घर लेकर आई थी और यह देखते हुए कि उसकी बेटी विराट के प्रति कितनी नफरत रखती थी, शशांक शर्मा पिछले कुछ महीनों से विराट के कारनामों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे ताकि वे शिखा और विराट के बीच के झगड़े को समझ सकें। शशांक शर्मा ने कई वर्षों तक सीमा पर युद्ध लड़ा था, इसलिए दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट में उनके कई मित्र थे। इन सूत्रों के माध्यम से उन्हें स्वाभाविक रूप से विराट के कारनामों के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। कुछ पूछताछ के बाद शशांक ने विराट के बारे में हर चीज का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और अंततः एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे। शिखर शर्मा विराट का ही एक अवतार हो सकता है। यह असंभव है। अगर ऐसा होता तो शिखा विराट के प्रति इतनी नफरत क्यों रखती? और अगर शिखर विराट का अवतार होता तो वह शिखा का इतना आज्ञाकारी क्यों होता? सुमित्रा अभी भी इस भयानक निष्कर्ष पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। यही असली कारण है कि मुझे संदेह है कि शिखर विराट का ही अवतार है, शशांक ने कहा। शिखा और विराट की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, तो वह विराट का नाम लेने से इतना क्यों कतराती है और वह हमें शिखर के अतीत के बारे में पूछने की अनुमति क्यों नहीं देती? इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है कि वह शिखर को खोने से डरती है। उसे चिंता है कि विराट उसे उससे छीन लेगा। यदि यह सच है तो आप यह कैसे समझाएंगे कि शिखर अपनी मर्जी से शिखा के साथ क्यों रहेगा? सुमित्रा ने अपना सिर हिलाया। उनका चेहरा संदेह से भरा था। बहुत संभावना है कि विराट के इस क्लोन को विकसित होने के दौरान किसी समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे उसका असली शरीर से संपर्क टूट गया और वह एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गया, और संयोग से विराट का यह अवतार फिर शिखा से मिला, शशांक ने कहा। और हो सकता है कि शिखा और शिखर पूर्वी महाद्वीप वापस आते समय विराट से मिले हों। सच्चाई जानने के बाद शिखा डर गई कि विराट शिखर को उससे दूर ले जाएगा, या शायद उसे चिंता थी कि विराट का बहुत अधिक जिक्र करने से शिखर की यादें जाग जाएंगी और वह उसे छोड़कर चला जाएगा। यही कारण है कि वह विराट के प्रति इतनी नफरत रखती है और हमें उसके सामने उसका नाम लेने से मना करती है। यह शशांक का विश्लेषण सुनकर सुमित्रा को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा, लेकिन शशांक का तर्क बहुत ही सटीक और तार्किक था और वह इसका खंडन नहीं कर सकती थी। केवल शशांक का अनुमान ही शिखा और शिखर के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी व्याख्या कर सकता था, अन्यथा यह समझाना असंभव है कि शिखा विराट के नाम का उल्लेख करने से इतना क्यों नफरत करती है। शशांक, अगर वास्तव में ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? सुमित्रा कुछ देर चुप रही और फिर अपने पति की ओर देखते हुए पूछा। हम इस तरह की चीज में मदद नहीं कर सकते। यह शिखा और शिखर, या यूं कहें कि विराट और बाकी लोगों पर निर्भर है कि वे इसे कैसे सुलझाते हैं। शशांक ने सिर हिलाया और आह भरते हुए लाचारी से कहा। यह सुनकर सुमित्रा फिर से चुप हो गई। वास्तव में ऐसे जटिल मामलों को बाहरी लोगों के लिए संभालना मुश्किल होता है। शिखा के माता पिता के रूप में भी वे शायद ही उसकी मदद कर सकते थे। अब वे केवल इंतजार कर सकते थे और देख सकते थे। शर्मा परिवार की हवेली के एक आंगन में धड़ाम शेखर शर्मा एक मुक्के से हवा में उड़ गए, पीछे मौजूद सुरक्षा चक्र से जोर से टकराए और फिर धड़ाम से नीचे गिर गए। शिखा, क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं पेश आ सकती? मैं यहाँ अभ्यास करने आया हूँ, पिटने नहीं। शेखर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और शिखा की ओर नाराजगी भरे चेहरे से देखा। आरोहण लोक के मध्य चरण में पहुंचने के बाद वह अक्सर अपनी बहन को अभ्यास के लिए ढूंढता था ताकि वह सफलता के बाद मिली अपार शक्ति से जल्दी परिचित हो सके और उसमें महारत हासिल कर सके। हालांकि उसके और शिखा के बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। हर बार वह उसके एक भी वार को मुश्किल से झेल पाता था और हवा में उड़ा दिया जाता था। भैया, मैं पहले से ही बहुत नरम हूं, ठीक है? वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी जमीन से उठने की ताकत रखते? शिखा ने गुस्से में जवाब दिया। तुम मेरी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं झेल सकते। अगर किसी को दोष देना है तो वह तुम हो जो बेकार हो, मैं नहीं। ठीक है, मान लिया मैं बेकार हूं, शेखर ने नाराजगी से कहा। वह अपने बगल में खड़े शिखर की ओर मुड़ा और कहा, भाई शिखर, आओ और मेरे साथ अभ्यास करो। मैं अब इस लड़की के साथ अभ्यास करने के लिए बहुत आलसी हूं। इसे अपनी ही ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर मैं इसके साथ अभ्यास करता रहा तो मुझे लगता है कि यह मुझे अपाहिज बना देगी। ठीक है, युवक ने मना नहीं किया और सिर हिला दिया। अगर वह वास्तव में भविष्य में शिखा से शादी करता है तो शेखर उसका साला होगा और उसे उसकी साधना पर कुछ सुझाव देने में कोई समस्या नहीं होगी। भैया, तुम मुझे भी नहीं हरा सकते, फिर भी तुम वीरू के साथ अभ्यास करना चाहते हो। क्या तुम मुसीबत को दावत नहीं दे रहे हो? शिखा ने अपनी नाक सिकोड़ी और असंतोष में फुफकारी। साफ था कि अपने भाई द्वारा नापसंद किए जाने से शिखा बहुत नाखुश थी। अरे पगली, तुम्हारा मेरे साथ अभ्यास करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बस मुझे पीटने का बहाना चाहती हो। शेखर ने उसकी ओर देखा और चिढ़कर कहा, तुम अभी एक तरफ खड़ी हो जाओ और भाई शिखर को मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दो। वीरू मेरा है, अगर मैंने उसे तुम्हें उधार दे दिया तो मैं किसके साथ अभ्यास करूंगी? शिखा ने विरोध किया। क्यों ना तुम दोनों एक साथ मुझ पर हमला करो? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम में से एक के साथ अभ्यास करना वैसा ही है जैसा दोनों के साथ करना, तो तुम दोनों एक साथ ही क्यों नहीं आ जाते? वह एक हाथ से शिखा और शेखर के स्तर के 10,000 योद्धाओं को आसानी से संभाल सकता था, इसलिए उन दोनों के साथ एक ही समय में अभ्यास करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वैसे भी चाहे वे उस पर कैसे भी हमला करें, वे उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी बात माननी ही होगी, शिखा ने मुंह बनाया। दरअसल उसे अभ्यास की कोई परवाह नहीं थी। उसका मुख्य उद्देश्य बस अपने वीरू के साथ रहना था। लेकिन यह देखते हुए कि शर्मा परिवार की शताब्दी महाप्रतियोगिता 2 महीने में थी और उसके बड़े भाई पर काफी दबाव था, उसने अपनी बहन वीरू को कुछ समय के लिए उसके साथ प्रशिक्षित करने का फैसला किया। युवक के मार्गदर्शन में और जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य के दैनिक शोधन के साथ शेखर की ताकत आश्चर्यजनक गति से बढ़ रही थी। जितना अधिक वह युवक के साथ अभ्यास करता, शेखर उतना ही आश्चर्यचकित होता जाता। आखिर यह लड़का कौन था? उसकी ताकत भयानक थी। चाहे वह और शिखा उस पर कैसे भी हमला करें, वह उन्हें सहजता से रोकता था। उनके हमले उस पर कोई दबाव या नुकसान नहीं डाल सकते थे। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। इस दिन शर्मा परिवार की शताब्दी महाप्रतियोगिता आखिरकार आ गई। शशांक और सुमित्रा, शेखर, शिखा और शिखर के साथ शर्मा परिवार के क्षेत्र में सबसे बड़े युद्ध मैदान की ओर बढ़े। शर्मा परिवार के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा युद्ध मैदान विशाल था, जो परिधि में सैकड़ों हजारों मील तक फैला हुआ था। प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में एक विशाल लड़ने का मंच था, जिसे बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया था, जो हजारों मील के क्षेत्र को कवर करता था। युद्ध मैदान गतिविधियों से गुलजार था और लोगों से खचाखच भरा हुआ था। शर्मा परिवार 3 प्राचीन परिवारों में से एक था, जिसका इतिहास करोड़ों वर्षों पुराना था, और इसके अलावा 3 प्राचीन परिवारों का प्रमुख होने के नाते इसके सदस्यों की संख्या अनगिनत थी। आकाश को छूती इमारतें जो हजारों फीट ऊंची थीं, मैदान को घेरे हुए थीं। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर प्रत्येक में हजारों मंजिलें थीं, जिनमें हर मंजिल पर दर्शकों के लिए घनी सीटें थीं। केवल उत्तर की इमारत, हालांकि वह भी हजारों फीट ऊंची थी, में कम मंजिलें थीं। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की इमारतें पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई थीं।
उत्तर की इमारत में भी कई योद्धा बैठे थे, लेकिन पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की इमारतों पर घनी भीड़ की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम थी। शिखा के स्पष्टीकरण के बाद युवक को पता चला कि उत्तर की इमारत में शर्मा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज रहते थे। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर की इमारतों में शर्मा परिवार की अन्य शाखाओं के सदस्य थे। उत्तरी मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर शर्मा परिवार के अधिपति सूर्यकांत शर्मा, प्रथम एल्डर पराग शर्मा, दूसरे एल्डर जगत शर्मा और दिव्य विकास लोक के अन्य एल्डर बैठे थे। नीचे की मंजिल पर शर्मा परिवार की मुख्य शाखाओं के प्रमुख और अर्धचरण दिव्य विकास लोक के एल्डर्स का एक समूह था। उसे नीचे की मंजिल पर आरोहण लोक के शिखर पर कुछ एल्डर्स और शर्मा परिवार की मुख्य शाखा के मार्शल आर्ट्स के कुछ प्रतिभावान युवा थे। शशांक और उनकी पत्नी उत्तरी मंडप की दूसरी मंजिल की ओर उड़े, जबकि शिखा और शेखर शिखर के साथ तीसरी मंजिल पर उड़े। न तो शिखा और न ही शेखर का ध्यान आकर्षित करने का इरादा था, इसलिए वे इस मंजिल पर पहुंचने के बाद एक एकांत कोना ढूंढकर बैठ गए। हालांकि शिखा शर्मा परिवार की युवा पीढ़ी के बीच काफी प्रसिद्ध थी और भले ही उसने लो प्रोफाइल रहने की कोशिश की, फिर भी कई शर्मा परिवार के शिष्यों ने उसे देख लिया। अरे, क्या वह शिखा शर्मा नहीं है? वह वापस कब आई? मैंने सुना है कि मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद उसने शर्मा परिवार छोड़ दिया और अकेली भाग गई। हमने सालों से उसके बारे में नहीं सुना और हमें लगा कि उसके साथ कुछ हो गया है। हमने सोचा था कि वह इस पारिवारिक प्रतियोगिता को याद करेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह शुरू होने से पहले ही वापस आ गई। वैसे शिखा शर्मा वास्तव में बहुत ही लो प्रोफाइल रहती है। वह बिना एक शब्द कहे वापस आ गई। अगर यह पारिवारिक प्रतियोगिता नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि वह वापस आ गई है। शिखा शर्मा वास्तव में हमारे शर्मा परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स प्रतिभाओं में से एक कहलाने की हकदार है। मध्य महाद्वीप टूर्नामेंट के बाद से 20 वर्षों से भी कम समय में वह पहले से ही अर्धचरण आरोहण लोक से देर के आरोहण लोक तक पहुंच गई है। इतनी भयानक साधना गति हम शायद पूरे शर्मा परिवार में उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पा सकते। यह साधना गति वास्तव में भयानक है। अगर हमारे पास उसकी गति का 10वां या 100वां हिस्सा भी होता तो हम पूरी तरह से संतुष्ट होते। अरे, क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया? वह लड़का जो शिखा के पीछे आ रहा है, वह हमारे शर्मा परिवार का शिष्य नहीं लगता। वह बच्चा कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? वह बच्चा, वह थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह विराट जैसा दिखता है? अरे, अब जब तुमने कहा तो वह वास्तव में उसके जैसा दिखता है। नहीं, सिर्फ थोड़ा जैसा नहीं, धत्त तेरी की, यह आदमी बिल्कुल विराट जैसा दिखता है। क्या शिखा विराट को घर ले आई? शायद नहीं। यह आदमी विराट जैसा लग सकता है, लेकिन उसका साधना स्तर मेल नहीं खाता। मैंने सुना है कि विराट का वर्तमान साधना स्तर केवल महान क्षेत्र के मध्य चरण में है, लेकिन यह आदमी एक देर के चरण का आरोहण लोक योद्धा है। वह स्पष्ट रूप से विराट नहीं है। वह शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके जैसा दिखता है। धत्त, यह आदमी अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है कि उसने शिखा की नजर को पकड़ लिया। शिखा, वह लड़की हमेशा से गर्व और अहंकारी रही है। अपनी पीढ़ी के युवा योद्धाओं को तुच्छ समझती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह खूबसूरत परी अंत में एक लंगूर के हाथ लग जाएगी? आह, मेरी देवी, वह तो पहले ही किसी की हो चुकी है। हाँ, तुम जैसा कोई शिखा पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें आईने में अपना चेहरा अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वह आदमी काफी सुंदर है और वह शिखा के लिए एक अच्छा साथी लगता है। सुंदर होने का क्या फायदा? वह शायद बिना किसी गुण वाला सिर्फ एक सुंदर चेहरा है मंडप के अंदर। शर्मा परिवार के कुछ शिष्य जिन्होंने शिखा को देखा था, तुरंत उसकी ओर देखने लगे, इशारा करते हुए और आपस में कानाफूसी करने लगे। हालांकि उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन युवक की धारणा शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी और उसने सब कुछ सुना। हालांकि उसने चर्चाओं को सुना, लेकिन उसने केवल एक फीकी मुस्कान दी और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जब तक ये लोग उसे सक्रिय रूप से उकसाते नहीं, वह उनकी गपशप से परेशान होने के लिए बहुत आलसी था। लेकिन दुर्भाग्य से भले ही वह मुसीबत नहीं चाहता था, फिर भी कुछ चीजें उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ गईं। शिखा बेहद खूबसूरत थी और अपनी असाधारण मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ शर्मा परिवार के भीतर उसके काफी चाहने वाले थे। शर्मा परिवार के कुछ शिष्य केवल गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा करते थे और वास्तव में उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन शर्मा परिवार के कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली सदस्यों के लिए यह एक अलग कहानी थी। शिखा बहन, तुम घर कब आई? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? इस समय एक काफी सुंदर युवक आगे बढ़ा। मुस्कुराते हुए उसने शिखा की ओर देखा। उसके पास कई अनुयायी थे जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि यह युवक शर्मा परिवार के भीतर काफी शक्ति रखता था। मैं अभी हाल ही में लौटी हूं। शिखा ने उसकी ओर देखा और काफी शांति से कहा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि मेरे चचेरे भाई कुंवर शौर्य को मुझसे क्या काम है? यह युवक कुंवर शौर्य शर्मा परिवार के दूसरे एल्डर का पोता है। उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट्स प्रतिभा है जो कम उम्र में ही अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक पहुंच गया है। इसके अलावा वह दिव्य योद्धा सूची में 19वें स्थान पर रहने वाला एक उच्च श्रेणी का विशेषज्ञ है। दिव्य विकास लोक से नीचे पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में बहुत कम लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं। शर्मा परिवार के दूसरे एल्डर भी परिवार के भीतर उच्च पद और महान शक्ति रखते हैं, जो दिव्य विकास लोक के मध्य चरण तक पहुंचने वाले एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ हैं। इसलिए कुंवर शौर्य को शर्मा परिवार के भीतर अपार शक्ति और प्रतिष्ठा वाला कहा जा सकता है। वास्तव में कुंवर शौर्य शिखा से कई 100 साल बड़ा है। हालांकि वे एक ही पीढ़ी के हैं, लेकिन वे एक ही वंश के नहीं हैं। शुरुआत में शौर्य ने शिखा पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे शिखा का साधना स्तर बढ़ता गया और उसकी आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा धीरे धीरे उभरने लगी, उसने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब शिखा अर्धचरण आरोहण लोक में पहुंची और पृथ्वी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई, तो शौर्य ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शिखा बेहद खूबसूरत थी और उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट थी कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उससे बहुत कमजोर नहीं होंगी। ऐसी शानदार प्रतिभा वाली एक अद्भुत सुंदरी पहले से ही उसकी साथी बनने के लिए मुश्किल से योग्य थी। हालांकि शौर्य की शिखा पर नजर थी, लेकिन शिखा ने उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि शिखा शौर्य की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को तुच्छ समझती थी। शौर्य की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को युवा पीढ़ी के बीच उत्कृष्ट माना जा सकता था। हालांकि शिखा की अपनी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा भी बहुत उत्कृष्ट थी, लेकिन वह यह गारंटी नहीं दे सकती थी कि उसकी मार्शल आर्ट्स योग्यता शौर्य से बेहतर हो सकती है। मुख्य कारण यह था कि शिखा को उसका चरित्र नापसंद था। हालांकि शौर्य की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा उच्च थी और उसकी ताकत भी महान थी, लेकिन वह काफी विश्वासघाती था और वह बेहद कामुक था। उसने अनगिनत महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन फिर उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कुछ भी नहीं थी। शिखा को शौर्य की हरकतों से बेहद घृणा थी। स्वाभाविक रूप से वह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगी। हालांकि शौर्य के पास शर्मा परिवार के भीतर अपार शक्ति थी और हालांकि वह उसे पहले नापसंद करती थी, लेकिन वह इसे बहुत अधिक दिखाने की हिम्मत नहीं करती थी। ऐसा न हो कि वह उसका प्रतिशोध ले और उसके परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। जैसे ही वह शौर्य के उत्पीड़न से परेशान हो रही थी, मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित हुआ। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शिखा ने शर्मा परिवार छोड़ दिया, अस्थायी रूप से शौर्य के जाल से बच निकली। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद शिखा के शर्मा परिवार में वापस न लौटने का एक बड़ा कारण शौर्य के और अधिक उत्पीड़न से बचना था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से शर्मा परिवार से लगभग 20 साल दूर रहने के बाद भी शौर्य उसके फिर से प्रकट होते ही उसे परेशान करने के लिए वापस आ गया था, जिसने शिखा को नाराज कर दिया और स्वाभाविक रूप से उसने उसे दोस्ताना नजर से नहीं देखा। अब जब उसके पास उसके वीरू का सहारा था, तो वह शौर्य से नहीं डरती थी।
वीरू की ताकत के साथ शौर्य तो क्या, शौर्य का दादा शर्मा परिवार का दूसरा एल्डर जगत शर्मा भी वीरू का मुकाबला नहीं कर सकता था। वापस कृष्ण धुंध वन में उसने व्यक्तिगत रूप से उस भयानक शक्ति को देखा था जो वीरू ने तब उजागर की थी जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह दिव्य विकास लोक का पिशाच जिसने कृष्ण धुंध वन में उस दुष्ट विराट को पूरी तरह से हरा दिया था, वीरू द्वारा एक ही तलवार के वार से नष्ट कर दिया गया था। इतनी जबरदस्त ताकत कुछ ऐसी थी जिसे शर्मा परिवार का दूसरा एल्डर जगत शर्मा भी शायद हासिल नहीं कर सकता था। इसके अलावा वापस आते समय पिछले 3 वर्षों में वीरू ने यात्रा करते समय काफी मात्रा में जन्मजात आध्यात्मिक द्रव को परिष्कृत किया था। उसकी ताकत अब उससे काफी अधिक होनी चाहिए जब उसने कृष्ण धुंध वन में उस दिव्य विकास लोक पिशाच को मारा था। हम मिले हुए कई साल हो गए हैं और मैंने शिखा बहन को बहुत याद किया है। अब जब शिखा बहन वापस आ गई हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से उनके लिए एक स्वागत दावत की मेजबानी करना चाहता हूं और जश्न मनाना चाहता हूं। शौर्य ने शिखा की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शिखा शर्मा इस तरह के सम्मान के योग्य नहीं हूं। मैं भाई शौर्य को मेरे लिए स्वागत दावत की मेजबानी करने के लिए परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूं? शिखा ने शांति से कहा। शिखा बहन इतनी दूर क्यों हो रही हो? मुझे यकीन है कि तुम मेरी भावनाओं को समझती हो। शौर्य ने शिखा की ओर देखा, उसकी मुस्कान नहीं बदली। भाई शौर्य, तो मैं केवल माफी मांग सकती हूँ। मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ, इसलिए आपको अपना समय मुझ पर बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। शिखा ने शांति से कहा। शिखा शर्मा इतनी एहसान फरामोश मत बनो। कुंवर शौर्य का क्या रुतबा है? यह तुम्हारा सम्मान है कि वह तुम्हें पसंद करते हैं। एहसान फरामोश मत बनो। शिखा की बातें सुनकर शौर्य के बगल में एक चेचक के दाग वाले युवक ने उसे घूरा और गुस्से में चिल्लाया, हाँ, मैं किसे पसंद करती हूँ यह मेरा अपना मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शिखा ने उसे ठंडेपन से देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, इस आदमी को विवान कहा जाता था। हालांकि वह भी शर्मा परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था, लेकिन वह शौर्य का चमचा बनने को तैयार था, उसके इशारों पर नाचता था। इसके अलावा शौर्य के कई काले कारनामे इस बदमाश द्वारा संभाले जाते थे। यह बदमाश अपने मालिक की शक्ति पर भरोसा करते हुए न केवल शौर्य को कई महिलाओं को नुकसान पहुंचाने में मदद करता था, बल्कि उसने खुद भी गुप्त रूप से शौर्य के अधिकार का उपयोग करते हुए कई महिलाओं को नुकसान पहुंचाया था। वास्तव में जो महिलाएं उसके हाथों में पड़ी उनका हाल उन महिलाओं से भी बुरा था जो शौर्य के हाथों में पड़ी थीं। इसलिए शिखा को विवान जैसे कचरे के लिए गहरी घृणा और नफरत महसूस होती थी। शिखा की बातें सुनकर विवान तुरंत आग बबूला हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि शौर्य ने उसे हाथ हिलाकर रोक दिया। शौर्य ने शिखा के बगल में खड़े युवक पर एक नजर डाली और शांति से पूछा, शिखा ने जिसे पसंद करने की बात कही, क्या वह यह लड़का है? बिल्कुल सही, यह वीरू है। शिखा ने इनकार नहीं किया और सिर हिला दिया। जैसे ही वह बोली उसने उदारतापूर्वक हाथ बढ़ाया और युवक का हाथ पकड़ लिया, उसके करीब सट गई। बहुत ही अंतरंग दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसके कार्यों से युवक के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वीरू की ताकत के साथ भले ही शौर्य बदला लेना चाहे, उसके पास बस शक्ति नहीं थी। इसलिए बाहरी लोगों के सामने शिखा ने लड़के के साथ अपने रिश्ते को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। यह देखकर शौर्य की निगाह थोड़ी ठंडी हो गई। लड़के, तुम कौन हो? शौर्य ने लड़के से ठंडेपन से पूछा। शिखा शर्मा, लड़के ने शांति से उत्तर दिया। शिखा शर्मा उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, कोई ऐसा जिसे बचाने के लिए वह अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। शिखा के लिए उसने अपने मूल स्वरूप में लौटने का विचार भी त्याग दिया था, यह दिखाते हुए कि वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। जो कोई भी शिखा को छूने की हिम्मत करता वह उसका अपमान कर रहा था। अगर यह कमीना विनम्रता से बात करता तो ठीक होता, लेकिन अगर उसने शिखा के प्रति कोई भी गलत इरादा रखने की हिम्मत की तो वह उसे ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा, भले ही इसका मतलब पूरे शर्मा परिवार को उखाड़ फेंकना हो। शिखा शर्मा, शौर्य ने यह सुनकर थोड़ा भ्रूभंग किया। उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। लड़के, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुम अपनी भलाई जानते हो तो बेहतर होगा कि तुम शिखा के पास से हट जाओ। शिखा वह है जिस पर मैंने अपनी नजर जमा ली है और मैं किसी को उस पर उंगली उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। शौर्य ने ठंडेपन से कहा, लड़के की ओर देखते हुए। शिखा किसे पसंद करती है यह उसकी आजादी है और मैं किसे पसंद करता हूं यह मेरी आजादी है। तुम होते कौन हो जो यह मान लेते हो कि तुम हमें बता सकते हो कि क्या करना है? लड़के ने शांति से कहा। लड़के, तुम साले मौत मांग रहे हो। क्या तुम जानते भी हो कि कुंवर शौर्य कौन है? तुम गंवार जो कहीं से भी टपक पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुंवर शौर्य से इस तरह बात करने की? अभी घुटने टेक कर कुंवर शौर्य से माफी मांगो वरना आज तुम मरे। लड़के की बातें सुनकर विवान जो एक तरफ खड़ा था तुरंत गुस्से में आ गया, लड़के की ओर इशारा करते हुए और गुस्से में दहाड़ते हुए। इस बार शौर्य ने विवान को लड़के को कोसने से नहीं रोका। इसके बजाय उसने शिखा और लड़के को ठंडेपन से देखा। यह देखना चाहता था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आज वह इस छोकरे को उसके चेहरे पर अपमानित करने जा रहा था ताकि शिखा इस विचार को छोड़ दे और शिखा को यह समझा सके कि जिन पर उसकी नजर थी वे उसकी पकड़ से नहीं बच सकते। विवान, क्या तुम मरना चाहते हो? विवान की बातें सुनकर शिखा भी आग बबूला हो गई। उसने विवान को घूरा और ठंडेपन से कहा, उसने उसके वीरू को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? इसने बस उसकी दुखती रग को छू दिया था। इस समय शिखा से बेहद भयंकर हत्यारी मंशा निकलने लगी। जैसे ही दोनों पक्ष भिड़ने वाले थे, युद्ध मैदान के ऊपर आकाश में एक भव्य आवाज गूंजी। यह शर्मा परिवार का एक एल्डर था जिसने शर्मा परिवार की शताब्दी महाप्रतियोगिता के लिए भाषण देना शुरू किया। एल्डर की आवाज गूंजने के बाद पूरे युद्ध मैदान में जो आवाजें उबल रही थीं वे धीरे धीरे शांत हो गईं। शौर्य ने युद्ध मैदान के ऊपर मंडरा रही आकृति पर एक नजर डाली, फिर मुड़कर युवक और शिखा को देखा। ठंडेपन से कहा, तुम बस इंतजार करो। इस समय वह स्वाभाविक रूप से परेशानी पैदा करना जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यदि उसने कबीले की प्रतियोगिता को बाधित किया तो शर्मा परिवार के दूसरे एल्डर के पोते के रूप में भी वह गहरी मुसीबत में होगा। आखिरकार शर्मा परिवार के अधिपति सूर्यकांत व्यक्तिगत रूप से इस कबीले प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। इसके साथ शौर्य अपने चमचों के साथ मुड़ा और चला गया, अपनी सीट पर लौट आया। युवक ने शौर्य और उसके समूह को जाते हुए देखा, उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जब तक शौर्य और उसका समूह उस पर और शिखा पर हमला नहीं करते उसे उनसे कोई मतलब नहीं था। यह आखिरकार शर्मा परिवार का क्षेत्र था और युवक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर शौर्य और उसके समूह ने पहले हमला किया तो वह विनम्र नहीं होगा। अगर शौर्य और उसके समूह ने मारने की हिम्मत की तो वह उन्हें मारने में संकोच नहीं करेगा। सबसे बुरी स्थिति में वह बस शिखा को ले जाएगा और शर्मा परिवार के क्षेत्र को छोड़ देगा। निश्चित रूप से उनके रहने के लिए कोई जगह होगी। शर्मा परिवार के एल्डर द्वारा अपना संबोधन समाप्त करने के बाद शर्मा परिवार की शताब्दी महाप्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। एक बार प्रतियोगिता शुरू होने के बाद शर्मा परिवार की प्रत्येक शाखा के युवा पीढ़ी के शिष्य प्रतिस्पर्धा करने के लिए विशाल लड़ने के मंच पर उड़े। क्योंकि शर्मा परिवार इतना विशाल था और इसके सदस्य इतने अनगिनत थे, प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण तक पहुंचने से पहले पूरे 3 महीने तक चली। 3 महीने की प्रतियोगिता के बाद प्रतियोगिता में प्रवेश करने वाले शीर्ष 100 लोग निर्धारित किए गए। इसके बाद शीर्ष 10 के लिए प्रतियोगिता शुरू हुई। हालांकि आरोहण लोक के मध्य चरण को तोड़ने के बाद शेखर की ताकत बहुत बढ़ गई थी, फिर भी वह शीर्ष 100 में जगह बनाने में असफल रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि शीर्ष 100 में शर्मा परिवार के सदस्य ज्यादातर अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा थे। इसके अलावा इनमें से कई युवा शर्मा परिवार के शिष्य दिव्य योद्धा सूची के विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से शौर्य जो दिव्य योद्धा सूची में 19वें स्थान पर था, जिसका प्रदर्शन उत्कृष्ट था।
उसके विरोधियों ने शायद ही कभी उसके खिलाफ 3 राउंड से अधिक समय तक टिक पाए। हालांकि शेखर कबीले प्रतियोगिता के शीर्ष 100 में जगह बनाने में असफल रहा, लेकिन शिखा इस प्रतियोगिता में चमक उठी। शिखा की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा पहले से ही असाधारण रूप से उत्कृष्ट थी और शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में मिले कई अवसरों और उसके अभ्यास और मार्गदर्शन के लिए शिखर की उपस्थिति के साथ उसके पास भयानक युद्ध शक्ति थी। यहां तक कि अर्धचरण दिव्य विकास लोक के लोगों में भी बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। अंततः शिखा ने न केवल शीर्ष 100 में जगह बनाई, बल्कि कबीले प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में भी जगह सुरक्षित कर ली। इसके अलावा वह सभी विशेषज्ञों में 7वें स्थान पर रही। आश्चर्य की बात नहीं है कि इस कबीले प्रतियोगिता में पहला स्थान शौर्य ने लिया। शौर्य की ताकत शर्मा परिवार के अन्य शिष्यों से कहीं अधिक थी। यहां तक कि शिखा भी उससे काफी कमजोर थी। उसकी ताकत दिव्य योद्धा सूची में 19वें स्थान पर कोई मजाक नहीं थी। हालांकि शिखा के आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली प्रदर्शन को देखकर उसकी ओर शौर्य की निगाहें और भी तेज हो गईं। शिखा की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उसके पास पहले से ही इतनी भयानक युद्ध शक्ति थी। एक बार जब वह आरोहण लोक के शिखर को तोड़ देती तो उसकी ताकत संभवतः उसकी अपनी ताकत के बराबर होती। इतनी आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ भविष्य में उसके दिव्य विकास लोक को तोड़ने की संभावना काफी है। उसे पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले उस पर अपना हाथ रखना होगा। अन्यथा एक बार जब वह वास्तव में दिव्य विकास लोक को तोड़ देती तो उसे प्राप्त करने की कठिनाई आसमान छू जाएगी। जहां तक उस शिखर शर्मा का सवाल है, वह उसे शिखा के सामने अपमानित करने का अवसर ढूंढेगा, जिससे वह उसमें पूरी तरह से निराश हो जाए और फिर चुपके से उसे मार डाले। शिखा देर सवेर उसकी होगी। कबीले प्रतियोगिता के बाद शर्मा परिवार के मुखिया अधिपति सूर्यकांत ने व्यक्तिगत रूप से शर्मा परिवार की शीर्ष 10 युवा प्रतिभाओं का स्वागत किया और उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। शर्मा परिवार करोड़ों वर्षों के इतिहास वाले एक प्राचीन कबीला बहुत गहरी नींव रखता है। इस बार शीर्ष 100 शर्मा परिवार के शिष्यों के लिए पुरस्कार पहले से ही बेहद उदार थे। शीर्ष 10 में जगह बनाने वालों का तो कहना ही क्या। शीर्ष 10 शर्मा परिवार के शिष्यों के लिए पुरस्कार मूल्य के मामले में कम से कम 1 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थे। इतना बड़ा इनाम एक दिव्य योद्धा सूची विशेषज्ञ के लिए भी एक बड़ी राशि होगी। कबीले प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद शर्मा परिवार के सदस्य तितर बितर होने लगे। जैसे ही शिखा, युवा शिखर और शेखर उत्तरी इमारत से निकलने वाले थे, शौर्य और उसके आदमियों ने उन्हें घेर लिया। बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम बस ऐसे ही जा सकते हो? इतना आसान नहीं। शौर्य के चमचे विवान ने लड़के का रास्ता रोक दिया। अहंकार से कहा, क्या तुम्हें याद है कि कुंवर शौर्य ने 3 महीने पहले क्या कहा था? तुम छोटे जानवर, तुमने कुंवर शौर्य का अपमान किया और सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? सपने देखना छोड़ दो। विवान, मेरे रास्ते से हट जाओ। विवान के अहंकारी रवैये को देखकर शिखा ने उसे गौर घृणा से देखा। शिखा शर्मा, यह मत सोचो कि तुम कुछ खास हो सिर्फ इसलिए कि तुमने कबीले प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में जगह बनाई है। पृष्ठभूमि, योग्यता और ताकत के मामले में तुम कुंवर शौर्य से बहुत हीन हो। कुंवर शौर्य का तुम्हें पसंद करना तुम्हारे लिए एक सम्मान है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। कुंवर शौर्य से ठीक से माफी मांगो और फिर इस बच्चे को छोड़ दो। शायद कुंवर शौर्य अनिच्छा से पुरानी बातों को जाने देंगे, अन्यथा हमें दोष मत देना अगर हम तुम्हें सम्मान नहीं देते। विवान ने शिखा पर तंज कसा। ए पागल कुत्ते, कहीं और जाकर भौंको। अगर तुमने हमारा रास्ता फिर से रोका तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। शिखा ने उसे ठंडेपन से देखा और बिना किसी दया के कहा, शिखा बहन, क्या तुम वास्तव में इतनी जिद्दी होने वाली हो और इस रास्ते पर जाने की जिद कर रही हो? शौर्य ने शिखा की ओर देखते हुए भ्रूभंग किया। शौर्य, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम किसी तरह के चुने हुए व्यक्ति हो और हर किसी को तुम्हारी मर्जी का पालन करना होगा? सीधे शब्दों में कहूं तो तुम केवल मार्शल आर्ट्स में अच्छे हो, अन्य पहलुओं में तुम कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। मेरे वीरू की तुलना में तुम उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। शिखा ने ठंडेपन से कहा, शौर्य की ओर देखते हुए। शिखा के निर्दयी शब्दों को सुनकर शौर्य का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो गया। उसने लंबे समय तक शिखा को घूरा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। चूंकि ऐसा है तो मैं देखना चाहूंगा कि इस छोटे जानवर में जिसके जूते उठाने के लायक भी मैं नहीं हूं, ऐसा क्या कौशल है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर दिया है? इसके साथ ही उसने अचानक शिखा के बगल में खड़े लड़के पर एक मुक्का मारा। शिखा के शब्दों ने पूरी तरह से उसकी हत्यारी मंशा को प्रज्वलित कर दिया था। मूल रूप से वह पहले लड़के को अपमानित करने का इरादा रखता था, फिर चुपके से उसकी जान ले लेता ताकि चीजें बहुत बदसूरत न हो और शिखा के साथ पूरी तरह से संबंध न टूटे। हालांकि शिखा के शब्दों ने उसका मन बदल दिया। वह अपने सामने इस छोटे जानवर को मारना चाहता था ताकि शिखा को इस तरह के उकसावे का अंजाम दिखाया जा सके। यह देखकर कि शौर्य वास्तव में उसे मारने जा रहा है, लड़के की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने अपनी आस्तीन झटकी, इसे शौर्य की ओर घुमाया। इस झटके में एक अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति थी। शौर्य का भयंकर हमला एक विशाल ज्वारीय लहर की तुलना में एक छोटी लहर जैसा था। यह देखकर शौर्य का दिल तुरंत कांप गया और उसके चेहरे पर घोर आतंक दिखाई दिया। यह कैसे हो सकता है? आरोहण लोक के अंतिम चरण में यह प्रतीत होने वाला चींटी जैसा लड़का, उसके पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? जिस क्षण लड़के ने अपनी चाल चली, शौर्य को पता चल गया कि उसने उसे गलत समझा था। उसने अपने सामने वाले लड़के की ताकत को पूरी तरह से कम करके आंका था। भयानक शक्ति को महसूस करते हुए जैसे एक राक्षसी लहर उसके शरीर पर दबाव डाल रही थी, शौर्य का चेहरा मौत जैसा पीला हो गया। उस क्षण आसन्न मृत्यु की एक भारी भावना उसके दिल में उठी। इसके बाद एक कान फोड़ने वाली दहाड़ हुई। युवक की कलाई के एक आकस्मिक झटके के साथ शौर्य एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। धड़ाम! शौर्य मंडप की दीवार से टकराया। वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत दीवार के माध्यम से एक बड़ा छेद तोड़ दिया और फिर छेद के माध्यम से नीचे युद्ध मैदान की ओर गोली की तरह निकला। अंत में शौर्य का शरीर लड़ने के अखाड़े में पटक दिया गया, जिससे फर्श में अनगिनत दरारें पड़ गईं। उसके मुंह से खून बह निकला और एक पल के लिए वह जमीन पर पड़ा रहा, उठने में असमर्थ। यह देखकर विवान और उसके चमचे जो शौर्य का अनुसरण कर रहे थे, अविश्वास में घूरते रहे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अपने सामने वाले युवक को देखा, पूरी तरह से जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रतीत होने वाला केवल आरोहण लोक के अंतिम चरण का युवा इतनी भयानक शक्ति रखेगा। शौर्य दिव्य योद्धा सूची में 19वें स्थान पर और कबीले प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहने वाला शर्मा परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके सामने पूरी तरह से असहाय था। गंभीर रूप से घायल होने और जमीन पर गिरने से पहले एक भी चाल को झेलने में असमर्थ था। मैदान में हुए हंगामे ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई शर्मा परिवार के शिष्य पूरी तरह से तितर-बितर नहीं हुए थे, काफी कुछ रह गए थे। शौर्य को एक मरे हुए कुत्ते की तरह लड़ने के मंच पर पड़ा देखकर हर कोई दंग रह गया। क्या हुआ? शौर्य को क्या हुआ? पहले से प्रभावशाली शौर्य पलक झपकते ही एक लंगड़ी बेजान अवस्था में कैसे आ गया? तुमने वास्तव में हमारे कुंवर शौर्य पर हमला करने की हिम्मत की? तुम मर गए। दूसरे एल्डर तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ेंगे। विवान ने अपने सामने वाले युवक को देखा, उसका दिल डर से भर गया, लेकिन शौर्य की दयनीय स्थिति को देखकर वह फिर भी हकलाने से नहीं रोक सका। दफा हो जाओ। युवक ने उसे उदासीनता से देखा और ठंडेपन से कहा। विवान कचरा था, उसके समय के लायक नहीं। इसके अलावा वह अभी शर्मा परिवार के साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए शौर्य के साथ भी उसने उसे नहीं मारा। उसने केवल शौर्य को सबक सिखाने के लिए गंभीर रूप से घायल किया, लेकिन वास्तव में उसे नहीं मारा। अगर उसने वास्तव में शौर्य को मार डाला तो उसके और शर्मा परिवार के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है।
शर्मा परिवार ठाकुर परिवार से अलग था। ठाकुर परिवार मुख्य रूप से शांति समर्थक था, हालांकि कुछ युद्ध समर्थक सदस्य थे, लेकिन वे अपेक्षाकृत कम थे। लेकिन शर्मा परिवार मुख्य रूप से युद्ध समर्थक था, जिसमें शांति समर्थक सदस्य केवल अल्पसंख्यक थे। हर साल कई शर्मा परिवार के योद्धा दानव सेना के खिलाफ लड़ने के लिए मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा पर जाते थे। मात्र एक शौर्य की खातिर शर्मा परिवार जैसे युद्ध समर्थक गुट के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ना एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होगा। हालांकि युवक शिखा की वजह से अपने असली स्वरूप में नहीं लौटा था, लेकिन उसने आखिरकार कृष्ण धुंध वन में अपने असली स्वरूप के साथ एक मानसिक संबंध स्थापित किया था। उसकी अधिकांश यादों को अवशोषित कर लिया था। अनजाने में वह अभी भी अपने असली स्वरूप से काफी प्रभावित था। चीजों पर उसका दृष्टिकोण अनजाने में उसके असली स्वरूप की ओर झुक रहा था। शशांक और सुमित्रा, जो ऊपरी मंडप में शर्मा परिवार के कुछ एल्डर्स के साथ मामलों पर चर्चा कर रहे थे, वे भी हंगामे से चौंक गए। शौर्य को लड़ने के मंच पर गंभीर रूप से घायल पड़ा देखकर उनके चेहरे के भाव काफी बदल गए। उन्होंने अन्य शर्मा परिवार के एल्डर्स के साथ अपनी चर्चा छोड़ दी और जल्दी से निचले मंडप की ओर उड़े। शिखा, शौर्य को क्या हुआ? क्या उसकी चोट तुमसे संबंधित थी? सुमित्रा ने शिखा के पास पहुंचते हुए तत्काल पूछा। वह इसी लायक था। उसे किसने कहा था कि वह वीरू को मारने की कोशिश करे? वीरू का उसे न मारना पहले से ही उसे बहुत सम्मान देना था, शिखा ने फुफकारा। शिखा की बातें सुनकर शशांक और सुमित्रा ने शौर्य को देखा, जो नीचे लड़ने के मंच पर गंभीर रूप से घायल और उठने में असमर्थ था, और फिर शिखा के बगल में खड़े शिखर को देखा। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि उन्हें लंबे समय से संदेह था कि शिखर एक सच्चा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ होने की संभावना है, लेकिन यह पहले केवल अटकलें थीं। लेकिन अब इस दृश्य को देखकर उन्हें कोई संदेह नहीं था। शौर्य कोई साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धा नहीं था। वह दिव्य योद्धा सूची में 19वें स्थान पर एक शीर्ष विशेषज्ञ था। जब तक कि यह एक सच्चा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ न हो, कोई भी इतनी आसानी से शौर्य को इस हद तक घायल नहीं कर सकता था। शशांक और सुमित्रा ने अपने सामने वाले युवक को जटिल भावों से देखा। अगर शिखर वास्तव में विराट का क्लोन था और उनकी बेटी ने उसके इतने शक्तिशाली क्लोन का अपहरण कर लिया था, तो विराट इसे आसानी से नहीं जाने देगा। शौर्य की गंभीर चोट की खबर एक झील में फेंके गए पत्थर की तरह थी, जिसने तुरंत एक भारी उथल-पुथल मचा दी। जल्द ही यह खबर पूरे शर्मा परिवार में फैल गई। थोड़ी देर बाद एक आकृति चमकी और युद्ध मैदान के ऊपर आकाश में दिखाई दी। यह आकृति एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी, जिसकी निगाहें कपटी थीं। यह शर्मा परिवार का दूसरा एल्डर जगत शर्मा था, जो पहले ही अखाड़े से जा चुका था। वह अभी घर लौटा ही था कि उसने अपने पोते की गंभीर चोट की खबर सुनी। शुरुआत में वह थोड़ा उलझन में था। उसका पोता शौर्य शर्मा परिवार में युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली था। दिव्य विकास लोक के नीचे शर्मा परिवार में कौन उसका मुकाबला कर सकता था? जहां तक शर्मा परिवार में दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का सवाल है, वे बिना किसी कारण के उसके पोते पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे खबर व्यापक रूप से फैली, एल्डर जगत संदेह करने से नहीं रोक सका। अंततः उसने खुद आकर देखने का फैसला किया कि क्या उसका पोता वास्तव में पीटा गया है। जब एल्डर जगत युद्ध मैदान के ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा कि शौर्य केंद्र में लड़ने के मंच पर पड़ा है, गंभीर रूप से घायल और उठने में असमर्थ। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। उसका पोता वास्तव में पीटा गया था और इतनी बुरी तरह घायल हो गया था। शौर्य, तुम्हें क्या हुआ? एल्डर जगत शौर्य के पास गया, उसे जमीन से ऊपर उठाने में मदद की। उसका चेहरा गंभीर था जब उसने पूछा, तुम्हें इस तरह किसने पीटा? शौर्य की हालत को देखते हुए यह बताना असंभव था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूटी थीं। शौर्य की मौजूदा चोटों के साथ सबसे अच्छी उपचार दवा के साथ भी वह कम से कम आधे साल तक बिस्तर पर पड़ा रहेगा। दादाजी, आपको मेरा बदला लेना होगा। शौर्य ने उत्तरी मंडप की ओर शिखर की ओर इशारा करने के लिए संघर्ष किया और दांतें पीसते हुए कहा, उस छोटे जानवर ने मुझे इस तरह पीटा। दादाजी, आपको मेरा बदला लेने के लिए उस छोटे जानवर को मारना होगा। यह सुनकर एल्डर जगत ने शौर्य की उंगली का अनुसरण किया और शिखर की ओर देखा। लड़के, क्या तुमने मेरे पोते को इस तरह पीटा? एल्डर जगत ने पूछा। उसका चेहरा गंभीर था, मंडप पर शिखर को देखते हुए। बिल्कुल सही, उसने इसे खुद पर बुलाया। इसके लिए उसके पास खुद को दोष देने के अलावा कोई नहीं है। युवक ने सिर हिलाया। उसका भाव उदासीन था। हालांकि शर्मा परिवार के सम्मान में मैंने उसकी जान बख्श दी, लेकिन अगर वह फिर से ऐसा करने की हिम्मत करता है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। हाँ, क्या छोटा जानवर है? मेरे शर्मा परिवार के क्षेत्र में तुम इतना अहंकारी होने की हिम्मत करते हो? तुम मेरे शर्मा परिवार का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। युवक की बातें सुनकर एल्डर जगत की कपटी आंखें तुरंत संकरी हो गईं। उसने युवक को ठंडेपन से देखा और कहा, तुमने मेरे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम छोटे जानवर, तुम बस जीने से थक गए हो, मरो। इसके साथ एल्डर जगत ने अचानक हमला किया। युवक पर एक हथेली से वार किया। यह देखकर युवक ने भ्रूभंग किया। यह शर्मा परिवार वास्तव में एहसान फरामोश है। उसने पहले ही दया दिखाई थी, शौर्य की जान बख्श दी थी, और अब यह बूढ़ा कमीना वास्तव में उसे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वह कोई ऐसा है जिसे दबाया जा सकता है? एल्डर जगत के हमले का सामना करते हुए युवक स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा और पिटाई नहीं खाई। उसने भी एल्डर जगत की ओर एक हथेली से वार किया। धड़ाम! हवा के बीच दो भयानक ताकतें टकराईं। एक कान फोड़ने वाली दहाड़ निकली। एल्डर जगत को इस हथेली के वार से पीछे की ओर उड़ा दिया गया। लगभग अपने बगल में शौर्य की रक्षा करने की अपनी क्षमता भी खो दी। हालांकि मंडप में युवक पूरी तरह से स्थिर रहा। यहां तक कि शिखा, शेखर और उनके बगल में जोड़े शशांक और सुमित्रा भी जरा भी प्रभावित नहीं हुए। इस आदान प्रदान में दोनों पक्षों के बीच कौशल का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि युवक ने दया दिखाई थी। इस बिंदु पर भी वह अभी भी शर्मा परिवार के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह अभी भी उम्मीद की एक किरण रखता था। उम्मीद कर रहा था कि शर्मा परिवार का कोई समझदार व्यक्ति कदम बढ़ाएगा और मामले को शांत करेगा। आखिरकार अगर उसने शर्मा परिवार के दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के विशेषज्ञ को मार डाला, तो वह उनके साथ जीवन मरण के संघर्ष में फंस जाएगा। अपनी ताकत के साथ वह पूरे शर्मा परिवार से लड़ने से नहीं डरता था, लेकिन शर्मा परिवार ठाकुर परिवार जैसी ताकत से अलग था, जो मुख्य रूप से आत्मसमर्पण गुटों से बना था। यदि वह और शर्मा परिवार मौत की लड़ाई लड़ते, तो अंततः दानव जाति को ही लाभ होता। बेशक अगर शर्मा परिवार अंत तक उसका विरोध करने और उसे मारने पर तुला रहा, तो कहने के लिए और कुछ नहीं था। ऐसा शर्मा परिवार जो सही और गलत में अंतर करने में असमर्थ है, उस शर्मा परिवार से पूरी तरह से अलग था जिसे वह जानता था, और उस समय उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं होगा। युवक की हथेली के वार से एल्डर जगत उड़ गया। दसियों हजार मील दूर गोली की तरह निकला। इससे पहले कि वह मुश्किल से अपने पैर जमा सके, अधमरे शौर्य को अपने हाथ में पकड़े हुए उसने दूर युवक को घूरा। उसकी आंखें गौर सदमे से भरी थीं। तुम वास्तव में एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी हो? एल्डर जगत ने दूर मंडप में युवक को घूरा। उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसे एक ही हथेली के वार से उड़ा देने में सक्षम होना, क्या भयानक ताकत है! यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो केवल आरोहण लोक के अंतिम चरण का मार्शल आर्टिस्ट हासिल कर सकता था। इसके अलावा युवक से निकलने वाली साधना आभा वास्तव में एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की थी, न कि आरोहण लोक के अंतिम चरण की आभा जो उसने पहले प्रदर्शित की थी। युवक की एल्डर जगत की हथेली के वार को आसानी से झेलने की क्षमता, शौर्य पर उसके सहज हमले के विपरीत और अपनी साधना आभा को पूरी तरह से छिपाने की उसकी क्षमता स्वाभाविक रूप से असंभव थी।
उसके हथेली के वार ने पहले ही उसकी साधना आभा का एक हिस्सा प्रकट कर दिया था। हालांकि उसने जो साधना आभा प्रदर्शित की वह अभी भी उसका असली साधना स्तर नहीं थी, बल्कि केवल प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की थी। एल्डर जगत की ताकत उसे अपनी असली साधना प्रकट करने के लिए मजबूर करने के लिए अपर्याप्त थी। शशांक और सुमित्रा युवक द्वारा प्रदर्शित ताकत से समान रूप से दंग रह गए थे। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि लड़का एक सच्चा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी ताकत के इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। एल्डर जगत कौन था? वह दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था, पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक। फिर भी एल्डर जगत को लड़के ने एक ही हथेली के वार से आसानी से पीछे हटा दिया। इसके अलावा लड़के के बेपरवाह व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। वह कितना शक्तिशाली था, यह अकल्पनीय था। शशांक और सुमित्रा एक गहरी सांस लेने से नहीं रोक सके, अपने पूरी तरह से हैरान दिमाग को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बेटी किस तरह के भयानक राक्षस को वापस ले आई थी। अगर यह आदमी वास्तव में विराट का अवतार था तो यह दुश्मनी वास्तव में बहुत बड़ी थी। लड़के की प्रदर्शित ताकत जितनी मजबूत थी वे उतने ही चिंतित हो गए, क्योंकि विराट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दबाया जा सकता है। अपनी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप के इतिहास में सबसे राक्षसी मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली माना जा सकता है। हालांकि विराट का साधना स्तर वर्तमान में कम है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ भविष्य में दिव्य विकास लोक को तोड़ना लगभग निश्चित है। एक बार विराट की ताकत बढ़ जाने के बाद क्या वह अभी भी अपनी बेटी को अपने क्लोन में से एक का अपहरण करना बर्दाश्त करेगा? इसके अलावा अभी भी विराट के पास जो शक्ति है वह बेहद भयानक है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दांव संघ के भीतर उसके पास कट्टर समर्थकों का एक समूह है। जो शक्ति वह नियंत्रित करता है वह पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। बस 9 शिखर पर्वत में एक अन्य मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ राका के भाग्य को देखें और आप अंतर देख सकते हैं। इसके अलावा विराट सूर्यवीर का बेटा है और सूर्यवीर शायद चुपचाप नहीं बैठेगा और किसी को अपने बेटे के क्लोन में से एक को चुराते हुए नहीं देखेगा। भले ही सूर्यवीर के साथ उनके अच्छे संबंध हों, लेकिन यह उसे इस मामले पर पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। जैसे ही हर कोई सदमे में था, कई आकृतियां युद्ध मैदान के ऊपर आकाश में चमकीं, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी, मैदान के ऊपर मंडरा रही थी। युवक और एल्डर जगत के बीच लड़ाई के हंगामे ने पहले ही अधिपति सूर्यकांत के शर्मा परिवार के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को सतर्क कर दिया था। आखिरकार दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के 2 शीर्ष विशेषज्ञों के बीच संघर्ष के कारण हुए आश्चर्यजनक हंगामे को छिपाना असंभव था। हंगामे को महसूस करते हुए अधिपति सूर्यकांत और शर्मा परिवार के बाकी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ सभी चौंक गए। आखिर हो क्या रहा था? शर्मा परिवार की पैतृक भूमि के भीतर दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के बीच लड़ाई कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य विकास लोक का कोई दुश्मन उनकी जानकारी के बिना अनजाने में शर्मा परिवार के क्षेत्र में घुसपैठ कर गया हो? ऐसी महत्वपूर्ण घटना का सामना करते हुए शर्मा परिवार के ये दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से स्थिर नहीं बैठ सकते थे और सभी युद्ध मैदान की ओर उड़ गए। दूसरे एल्डर, क्या हो रहा है? शर्मा परिवार के मुखिया अधिपति सूर्यकांत ने एल्डर जगत पर एक नजर डाली और भारी आवाज में पूछा, अधिपति, यह छोटा जानवर वास्तव में दुस्साहसी है। वह मेरे शर्मा परिवार के क्षेत्र में इतना अहंकारी होने की हिम्मत करता है, शौर्य को बिना किसी कारण के गंभीर चोट पहुंचाता है। वह शर्मा परिवार का बिल्कुल सम्मान नहीं करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं अधिपति कि शर्मा परिवार की गरिमा को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करें और इस छोटे जानवर को वश में करें। एल्डर जगत ने दूर युवक की ओर इशारा करते हुए कहा। एल्डर जगत की बातें सुनकर अधिपति सूर्यकांत और शर्मा परिवार के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने शिखा के बगल में खड़े युवक की ओर देखा। जब उन्होंने युवक से निकलने वाली दिव्य विकास लोक की आभा देखी तो वे सब चकित रह गए। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह युवक वास्तव में एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था। यह युवक अधिपति सूर्यकांत सहित शर्मा परिवार के इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की नाक के नीचे भी अनिर्धारित रहने में कामयाब रहा था और उनमें से किसी ने भी पहले युवक की वास्तविक प्रकृति की खोज नहीं की थी। यह कौशल वास्तव में भयानक था। यदि यह युवक शर्मा परिवार के भीतर दुबका हुआ होता, बुरे इरादों को पाले हुए और अचानक हमला कर देता तो शर्मा परिवार पूरी तरह से अनजान होने के कारण अनिवार्य रूप से भारी नुकसान उठाता। ऐसा विचार वास्तव में भयानक है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और आपने मेरे शर्मा परिवार के क्षेत्र में घुसपैठ क्यों की है और मेरे शिष्यों पर हमला क्यों किया है? अधिपति सूर्यकांत ने युवक को देखा, सिर झुकाया और भारी आवाज में पूछा, अधिपति, दूसरे एल्डर की बकवास मत सुनो। यह शौर्य था जिसने पहले वीरू पर हमला किया था। वीरू केवल आत्मरक्षा में काम कर रहा था। इसके अलावा वीरू ने दया दिखाई, अन्यथा शौर्य बहुत पहले मर गया होता। वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? इस समय शिखा ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, युवक का बचाव किया। तुम छोटी गद्दार, तुम्हें यहां बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शिखा की बातें सुनकर एल्डर जगत की कपटी आंखें ठंडी हो गईं। जब उसने उसे घूरा, उसकी आवाज बर्फीली थी। बूढ़े कुत्ते, शिखा को फिर से कोसने की हिम्मत की, युवक ने ठंडेपन से कहा। उसकी निगाहें एल्डर जगत पर टिकी थीं। हाँ, तुम छोटे जानवर, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम शर्मा परिवार में अजय हो? मैं बस अनजाना था, इसलिए तुमने मेरा फायदा उठाया। अपनी ताकत के साथ तुम शर्मा परिवार में उधम मचाने से अभी बहुत दूर हो। एल्डर जगत ने लड़के को घूरा और तंज कसा। उसने बेहोश शौर्य को, जिसे वह ले जा रहा था, अपने बगल में उड़कर आए शर्मा परिवार के एक सदस्य को सौंप दिया। फिर वह आगे बढ़ा और लड़के पर झपटा, एक और मुक्का मारा। लड़के के हथेली के वार से उसे उड़ा दिए जाने का कारण केवल यह था कि उसे लड़के की ताकत का पता नहीं था और उसने उसे कम करके आंका था। अब जब वह जानता था कि लड़का भी एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ है तो वह जरूरी नहीं कि हार जाएगा अगर वह तैयार है। इसके अलावा अधिपति सूर्यकांत और शर्मा परिवार के बाकी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की उपस्थिति के साथ उसके पास अभी भी चिंता करने की क्या बात है? भले ही वह इस युवक को हरा नहीं सके, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि अधिपति सूर्यकांत और अन्य लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। जब तक अधिपति सूर्यकांत और अन्य लोग कोई कदम उठाते हैं, चाहे यह युवक कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का मुकाबला नहीं कर सकता। एल्डर जगत को फिर से दौड़ते हुए देखकर युवक की आंखें ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि पिछले हमले ने इस बूढ़े कुत्ते को ऐसा सबक नहीं सिखाया था जिसे वह भूलेगा नहीं। इसे रोकने से पहले उसे इस बूढ़े कुत्ते को ऐसा सबक सिखाना होगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। यह सोचकर युवक ने हमलावर एल्डर जगत पर एक और मुक्का मारा। यह मुक्का शक्ति के मामले में उसके पिछले हथेली के वार की तुलना में यह कई गुना अधिक शक्तिशाली था। मुक्के की भयानक शक्ति एक ज्वारीय लहर की तरह एल्डर जगत पर दबाव डाल रही थी। एल्डर जगत ने इस भारी शक्ति को महसूस किया जैसे एक उग्र धार उस पर असर डाल रही थी। इससे पहले कि यह पूरी तरह से उससे संपर्क करे, उसने पहले ही एक घुटन महसूस की जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उस क्षण एल्डर जगत भयभीत हो गया। अच्छा नहीं है, एल्डर जगत ने मन ही मन चिल्लाया। यह युवक वास्तव में अपनी ताकत छिपा रहा था जब उसने पहले हमला किया था। ऐसा लग रहा था कि वह अब अपनी असली शक्ति प्रकट कर रहा था। उसे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। इस लड़के की ताकत भयानक रूप से शक्तिशाली थी। उसने फिर से गलत फैसला किया था। जब उसने लड़के की भारी शक्ति को महसूस किया तो एल्डर जगत को पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि लड़का इतना मजबूत है तो वह इतनी जल्दबाजी नहीं करता। अगर उसने वह मुक्का खा लिया तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यदि मारा नहीं गया
लेकिन दुर्भाग्य से चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। एल्डर जगत केवल अपने दांत पीस सकता था और पूरी ताकत से एक मुक्का मार सकता था। धड़ाम, दो मुक्के टकराए, एक कान फोड़ने वाली दहाड़ पैदा हुई। आकाश में एल्डर जगत का शरीर एक तोप के गोले की तरह एक बार फिर पीछे की ओर उड़ा दिया गया, सीधे अखाड़े के केंद्र में लड़ने के मंच से टकराया। एक कान फोड़ने वाली दहाड़ के साथ एल्डर जगत का शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत लड़ने के मंच से टकराया। तुरंत मंच को, जिसे शर्मा परिवार ने बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। लड़ने का अखाड़ा, जो मूल रूप से दसियों हजार मील के दायरे में फैला हुआ था, बिखर गया और गायब हो गया। 1 लाख मील से अधिक व्यास वाला एक गड्ढा छोड़ गया। यह प्रशिक्षण मैदान में हो रहा था, जो पहले से ही कई व्यूहों द्वारा संरक्षित था, और फिर भी इसने इतना भयानक विनाश किया था। यदि ऐसी लड़ाई कहीं और होती तो परिणामी तबाही पूरी तरह से प्रलयंकारी होती। यह देखकर अधिपति सूर्यकांत और शर्मा परिवार के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ सदमे में सिकुड़ने से नहीं रोक सके। इतनी भयानक ताकत दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ एक साथ हांफने से नहीं रोक सके। यहां तक कि शर्मा परिवार के मुखिया अधिपति सूर्यकांत भी अपनी आंखों में घोर आश्चर्य नहीं छिपा सके। अभी अभी युवक के हमले की शक्ति को देखते हुए वह बता सकता था कि युवक की ताकत निश्चित रूप से उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी। यह विशेषज्ञ कहां से आया? उसकी ताकत वास्तव में भयानक थी, लेकिन उन्होंने पहले इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ के बारे में क्यों नहीं सुना था? शक्ति सिंधु महाद्वीप पर दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संख्या सीमित है। प्रत्येक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, हालांकि जरूरी नहीं कि दूसरों के बारे में सब कुछ जानता हो, निश्चित रूप से पूरी तरह से अज्ञानी नहीं है। यह इस युवक जैसे शीर्ष विशेषज्ञ के लिए और भी सच है। तार्किक रूप से उसके कैलिबर का एक शीर्ष विशेषज्ञ पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में अज्ञात नहीं होना चाहिए। हालांकि जो अधिपति सूर्यकांत अभी भी नहीं जानते थे वह यह था कि युवक का हमला अभी भी एक संयम था। उसने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर उसने वास्तव में उस मुक्के के साथ पूरी ताकत लगा दी होती तो एल्डर जगत के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। अभी भी उसका शर्मा परिवार के साथ संबंधों को पूरी तरह से तोड़ने का इरादा नहीं था। शर्मा परिवार में काफी कम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे, इतनी बड़ी घेराबंदी का सामना करते हुए, जबकि वह खुद डरता नहीं था। इतनी भीषण लड़ाई में शिखा, शेखर, शशांक, सुमित्रा और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई आसान काम नहीं था। वह आखिरी पल तक शर्मा परिवार के भीतर नरसंहार शुरू नहीं करना चाहता था। आप वास्तव में कौन हैं? मेरे शर्मा परिवार की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने हमारे शर्मा परिवार में घुसपैठ क्यों की है और हम पर हमला भी किया है? शर्मा परिवार के मुखिया अधिपति सूर्यकांत ने खुद को संयमित किया, अपने सदमे को शांत करने की कोशिश की और युवक को घूरा भारी आवाज में पूछा। इतने भयानक शक्तिशाली विशेषज्ञ का सामना करते हुए अपनी गहरी नींव वाले शर्मा परिवार जैसे शक्तिशाली प्राचीन कबीले ने भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। मामले के अंदर और बाहर को समझने से पहले अधिपति सूर्यकांत दूसरे पक्ष के साथ संबंध नहीं तोड़ना चाहते थे। आखिरकार अगर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, भले ही वे अंततः इस युवक को मार सकें, शर्मा परिवार को एक अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। अधिपति सूर्यकांत स्वयं दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे और बाद के चरण के असीम रूप से करीब थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि जब वे बिना किसी संयम के हमला करते हैं तो इस स्तर के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ की विनाशकारी शक्ति कितनी भयानक होती है। मेरी आपके शर्मा परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है। शुरू से अंत तक वे ही थे जिन्होंने पहले मुझ पर हमला किया। मैं बस अपना बचाव कर रहा था। यदि आप मुझे नहीं उकसाते हैं तो मुझे आपको उकसाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, युवक ने शांति से कहा। अधिपति, वीरू ने जो कहा वह सच है। यह शौर्य था जिसने पहले वीरू को उकसाया और फिर उसे मारने की कोशिश की। शिखा ने जल्दी से बीच में कहा, युवक का बचाव किया। इसके अलावा वीरू ने केवल शौर्य को पीछे हटाया और उस पर दया दिखाई, उसकी जान बख्श दी। अन्यथा यदि वीरू वास्तव में शौर्य को मारना चाहता तो वह बहुत पहले मर चुका होता। वह अब भी जीवित कैसे हो सकता है? शौर्य बिना किसी कारण के इस साथी दांववादी पर हमला क्यों करेगा? यह सुनकर अधिपति सूर्यकांत ने भ्रूभंग किया, शिखा की ओर मुड़े और पूछा, शिखा, मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताओ। अधिपति, बात ऐसी है। शिखा ने फिर बताया कि कैसे शौर्य ने उसे और युवक को उकसाया, उन्हें धमकी दी और अंततः गुस्से में आकर युवक को मारने की कोशिश की। शिखा का वृत्तांत सुनने के बाद अधिपति सूर्यकांत और शर्मा परिवार के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ अवाक रह गए। तो यह सारा हंगामा केवल ईर्ष्या के कारण हुई एक खूनी घटना थी। शौर्य वास्तव में मौत को दावत दे रहा था। सभी लोगों में से उसे इतने भयानक शक्तिशाली विशेषज्ञ को उकसाना पड़ा। क्या वह बस इसे मांग नहीं रहा था? इसके अलावा शौर्य हाल के वर्षों में तेजी से अपमानजनक हो गया है, यहां तक कि शिखा जैसी पारिवारिक प्रतिभा पर उंगली उठाने का प्रयास भी कर रहा है। इस व्यवहार ने उस रेखा को पार कर लिया है जिसे वे बर्दाश्त कर सकते हैं। अधिपति सूर्यकांत वास्तव में शौर्य के पिछले कार्यों से अवगत थे, लेकिन दूसरे एल्डर जगत का समर्थन होने के कारण और शौर्य स्वयं शर्मा परिवार की युवा पीढ़ी के बीच एक दुर्लभ मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली होने के कारण अधिपति सूर्यकांत के पास दिव्य विकास लोक को तोड़ने का एक अच्छा मौका था। इसलिए उन्होंने शौर्य के व्यवहार पर आंखें मूंद लीं। इसके अलावा शर्मा परिवार के मुखिया के रूप में उनके पास निपटने के लिए बहुत सारी चीजें थीं और उनके पास शौर्य जैसे तुच्छ मामलों से खुद को सरोकार रखने का समय नहीं था। करोड़ों वर्षों के इतिहास वाले एक प्राचीन कबीले के रूप में शर्मा परिवार के अनगिनत सदस्य हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। ऐसी घटनाएं सामान्य हैं और वह उन सभी का प्रबंधन नहीं कर सकते थे जब तक वे बहुत दूर नहीं जाते या रेखा पार नहीं करते। अधिपति सूर्यकांत उन्हें परेशान नहीं करते थे। हालांकि इस बार शौर्य की हरकतें बहुत अधिक थीं। एक शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को उकसाने के अक्षम्य कृत्य को छोड़ दें तो शिखा के साथ उसकी जबरदस्ती अकेले ही अक्षम्य थी। हालांकि शर्मा परिवार की शिखा की शाखा में गिरावट आई थी, लेकिन वे अभी भी आखिरकार शर्मा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे। इसके अलावा उनके दिव्य विकास लोक पूर्वज ने दानव कबीले के खिलाफ युद्ध में खुद को बलिदान कर दिया था। अधिपति सूर्यकांत हमेशा ऐसे मेधावी वंशजों को महत्व देते थे। अब शिखा के घटनाओं के वृत्तांत को सुनने के बाद अधिपति सूर्यकांत के भीतर गुस्से की लहर उठ गई। मित्र, दूसरे एल्डर और शौर्य ने जो किया वह वास्तव में अनुचित था। मैं उनकी ओर से अपनी गहरी माफी मांगता हूं, कृपया उन्हें क्षमा करें। अधिपति सूर्यकांत ने युवक को झुकते हुए कहा, यदि आपको कोई और शिकायत है तो हमारा शर्मा परिवार मुआवजा दे सकता है। कोई बात नहीं, युवक ने जवाब दिया। उसका भाव काफी नरम हो गया। बस मुझे और शिखा को अब और परेशान न करें। वह अधिपति सूर्यकांत के रवैये से काफी संतुष्ट था। यह स्पष्ट था कि अधिपति सूर्यकांत की माफी वास्तविक थी और केवल एक दिखावटी इशारा नहीं थी। आपकी दरिया दिली का शुक्रिया मित्र। अधिपति सूर्यकांत ने राहत की सांस ली और युवक को फिर से नमन किया। युवक ने जवाब दिया, उसके चेहरे